जय हिंदी जय नागरी। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर मराठवाडा विश्वविद्यालय औरंगाबाद संलग्न तपस्वी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट युवती संचालित वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय उस्मानाबाद का हिंदी विभाग प्रस्तुत करते हैं साहित्य के भेदक लक्षण। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर विनोद कुमार विलासराव वायचल, वेदार्य, अध्यक्ष हिंदी विभाग, वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय उस्मानाबाद तथा शोध निर्देशक एवं निमंत्रित सदस्य हिंदी अध्ययन मंडल डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर मराठवाडा विश्वविद्यालय औरंगाबाद। साहित्य के भेदक लक्षण। साहित्य एक कला है। आचार्य प्लेटो ने कलाओं का उपयोजित कला एवं ललित कला ऐसा वर्गीकरण किया है। उपयोजित कलाएं एवं ललित कलाओं में भेद है। उपयोजित कलाएं हमारी भौतिक आवश्यकताओं की संपूर्ति तथा सभ्यता के क्रमिक विकास से संबंधित हैं, जबकि ललित कलाएं हमारे सौंदर्य बोध, सांस्कृतिक विकास और आध्यात्मिक चेतना से संबंधित हैं। उपयोगिता एवं सौंदर्य में वास्तविक बड़ा भेद न होते हुए भी ललित कलाओं को उपयोजित कलाओं से श्रेष्ठ मानना ही पड़ता है। साहित्य का समावेश ललित कलाओं में किया जाता है। इन ललित कलाओं में श्रेष्ठता क्रम निर्धारित किया जाता है। वास्तुकला से श्रेष्ठ शिल्पकला या मूर्तिकला, शिल्पकला से श्रेष्ठ चित्रकला एवं चित्रकला से श्रेष्ठ संगीत कला तथा संगीत कला से श्रेष्ठ अर्थात ललित कलाओं में सर्वश्रेष्ठ कला साहित्य कला है। साहित्य के इस सर्वश्रेष्ठत्व को सिद्ध करने के लिए साहित्य के कुछ भेदक लक्षण निर्धारित किए गए हैं। स्थायित्व, व्यक्तित्व का प्रतिफलन और तीसरा है रागात्मकता। सबसे पहले हम स्थायित्व पर चर्चा करेंगे। साहित्य एवं असाहित्य कृतियों में प्रथम एवं प्रधान अंतर स्थायित्व है। आचार्य दंडी ने अपने ग्रंथ काव्यादर्श में स्पष्ट किया है कि सदलंकृत साहित्य शताब्दियों, युगों तथा कल्पांतरों तक चिरस्थायी रहता है। साहित्य का यही तत्व साहित्य को विज्ञान, चिकित्सा, दर्शन, इतिहास, भूगोल इत्यादि अन्य विद्या शाखाओं से पृथक कर देता है। आज जो 250 से भी अधिक विविध विद्या शाखाएं समुपलब्ध हैं, उनमें पर्याप्त संशोधन एवं अनुसंधान जारी है। इन ज्ञान शाखाओं का संचय इन दिनों दिन दूनी और रात चौगुनी मात्रा में बढ़ता ही जा रहा है। यही कारण है कि यदि आज किसी विषय पर पुस्तक बाजार में आए तो चंद दिनों के बाद उस पुस्तक की उपादेयता घट जाती है, क्योंकि अनुसंधान द्वारा प्राप्त नवीन ज्ञान राशि नवीनतम संस्करणों में आ जाती है एवं पुराने संस्करण अनुपयुक्त हो जाते हैं। खास करके विज्ञान एवं संगणक विज्ञान में यह गति अतिशय वेगवती है, परंतु साहित्य में ऐसा नहीं हो सकता, जिससे प्रत्येक साहित्य कृति का महत्व चिरस्थायी होता है। इसका मूल कारण है कि प्रत्येक साहित्यकार का अपना व्यक्तित्व और उसने अपनाई हुई शैली होती है। उदाहरणार्थ, संस्कृत में भूषुंडी रामायण, वाल्मीकि रामायण, नारद रामायण, शिव रामायण, रघुवंश आदि एक ही राम कथा पर आधारित हैं, परंतु प्रत्येक कृति का स्थान अबाधित है। वाल्मीकि रामायण के प्रसिद्ध होने से भूषुंडी रामायण का महत्व कम नहीं हुआ तथा रघुवंश के प्रसिद्ध होने से वाल्मीकि रामायण का महत्व कम नहीं हुआ है। हिंदी में भी यही राम कथा रामचरितमानस, रामचंद्रिका, साकेत का संत, त्रेता आदि रूपों में मिलती है, पर सभी का अस्तित्व आज भी शाश्वत है। इन सभी राम कथाओं का स्थान सुरक्षित है। इसके विपरीत इतिहास, भूगोल, विज्ञान, गणित, कानून या विधि, दर्शन आदि विषयों, साहित्येतर विषयों की कृतियों में या रचनाओं में ऐसा नहीं हो पाता।
इसी का तात्पर्य यह हुआ कि साहित्येतर विषयों की रचनाओं में व्यक्ति सापेक्ष भावनाओं और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए कोई गुंजाइश नहीं होती। इसके विरुद्ध एक व्यक्ति की साहित्यिक कृति उसी विषय पर लिखी हुई अन्य रचनाकार की साहित्यिक कृति के बावजूद अपना स्थान अक्षुण्ण बनाए रखती है, यानी कि दोनों रचनाओं का अपना पृथक पृथक अस्तित्व साहित्य इतिहास में अक्षुण्ण बना रहता है। दूसरा भेदक लक्षण है व्यक्तित्व का प्रतिफलन। व्यक्तित्व का प्रतिफलन यह साहित्य का दूसरा भेदक लक्षण है। व्यक्तित्व का प्रतिफलन समझने के लिए सर्वप्रथम हमें व्यक्तित्व क्या है यह समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः लोग व्यक्तित्व के स्थूल बहिर्गत रूपगत विशेषता के रूप में देखते हैं, परंतु यह पूर्ण सत्य न होकर के अर्ध सत्य है। हम इसे आंशिक सत्य भी कह सकते हैं। हाँ, यह सत्य है कि स्थूल शारीरिक विशेषताएं व्यक्तित्व का एक अंग होती हैं, परंतु वही सब कुछ नहीं है। मनुष्य के व्यक्तित्व में बाह्य स्थूल रूप से भी अधिक महत्वपूर्ण अंतरंग सूक्ष्म मानसिक विशेषताएं हैं। मानव का मानसिक पक्ष चेतन एवं अचेतन इन दो विभागों में बांटा जा सकता है। मन का लगभग 3/4 भाग अचेतन मन है। कार्ल गुस्ताव युंग ने इस अचेतन मन को पुनः 2 विभागों में विभक्त किया है, प्रजातीय अचेतन मन और व्यक्तिगत वैयक्तिक अचेतन मन। प्रजातीय अचेतन मन में लाखों पीढ़ियों का जैव स्वभाव परंपरा से विद्यमान है। इसे भारतीय शब्दावली में प्राक्तन संस्कार कहते हैं। प्रजातीय अचेतन के संस्कार वर्तमान जीवन के संस्कारों अर्थात अनद्यतन संस्कारों की अपेक्षा अधिक प्रबल होते हैं। संस्कार प्रबल आ जाते ही यह संस्कृत उक्ति पूर्णतः सार्थक है। प्रजातीय अचेतन की अद्भुत पूर्व स्मृति के कारण ही व्यक्ति काव्य साहित्य की निर्मित में प्रवृत्त होता है। अचेतन मन का दूसरा विभाग व्यक्तिगत अचेतन होता है। यह वर्तमान जीवन के अतीत के संस्कारों से बना होता है। इसे अनद्यतन संस्कार भी कहते हैं। प्राक्तन संस्कार और अनद्यतन संस्कार के समन्वित रूप का समावेश कवि की प्रतिभा में होता है। विद्वानों का मत है कि प्राक्तन एवं अनद्यतन संस्कार इन दोनों से मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। व्यापक दृष्टि से व्यक्ति का जीवन विषयक दृष्टिकोण, विचारधारा, उसका ज्ञानकोश, अनुभूतियां, चरित्र, वैयक्तिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति एवं सामाजिक स्थिति आदि के समन्वित रूप से व्यक्तित्व बनता है। प्रत्येक व्यक्ति की उपर्युक्त भावनाएं, ज्ञान एवं स्थितियां अलग अलग होती हैं। इसी कारण प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तित्व विषयक विशेषताएं हमेशा से एक दूसरे से भिन्न दिखाई देती हैं। इसी अंतर को हम व्यक्तित्व का प्रतिफलन कह सकते हैं। इसी व्यक्तित्व के प्रतिफलन से साहित्यिक रचनाएं कालातीत, कालजयी एवं युगांतकारी सिद्ध होती हैं। वैदिक काल से लेकर अद्यतन जितनी भी युगांतकारी रचनाएं हुई हैं, इन सब में मंत्र दृष्टा ऋषि, औपनिषदिक कथाकार आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि भास, कालिदास, भवभूति, होमर, शेक्सपियर, गिब्सन, मिलर, कबीर, जायसी, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, रसखान, रहीम, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, अजय आदि सभी की रचनाओं में तत्तद रचनाकार के व्यक्तित्व का प्रस्फुटन हुआ है। यही व्यक्तित्व का प्रस्फुटन एवं प्रतिफलन उनकी रचनाओं को स्थायित्व प्रदान करने में सबसे बड़ा सहायक रहा है। प्रत्येक रचनाकार की भाषा शैली पृथक रहती है। साहित्यिक व्यक्तित्व का आधार भाषा शैली होती है, जो व्यक्तित्व प्रतिफलन में प्रमुख भूमिका निभाती है। साहित्य का तीसरा भेदक लक्षण है रागात्मकता। रागात्मकता यह साहित्य का तीसरा एवं अंतिम भेदक लक्षण है। ज्ञान की अन्य शाखाओं से साहित्य को पृथक करने वाला यह प्रमुख लक्षण है। विज्ञान में जो ज्ञानात्मक विवरण मिलता है उसमें शुष्कता होती है, उसमें निर्जीव तथ्यों का वर्णन होता है। विज्ञान में सत्य की खोज अवश्य की जाती है, परंतु उसमें केवल बुद्धि तत्व की प्रधानता का लक्ष्य होता है। विज्ञान हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। इतिहास, भूगोल, दर्शन
आदि ज्ञान शाखाएं भी मस्तिष्क को प्रभावित करती हैं। इसके विपरीत साहित्य में निर्जीव एवं शुष्क तथ्यों का वर्णन नहीं होता, अपितु भावनाओं तथा अनुभूतियों का आविष्कार होता है। साहित्य में चित्रित भावनाएं हमारे हृदय को प्रभावित करती हैं। प्रभावोत्पादक क्षमता के कारण ही साहित्य के अभिधान को प्राप्त कर लेता है। यह रागात्मकता सरस शब्दों में, अलंकृत शैली में, मधुर भाषा में, भाव प्रवणता के साथ साहित्य में अनिर्बंध व्यक्त होती रहती है। रागात्मकता में सौंदर्य उपासना की महती अनिवार्यता होती है। सौंदर्य प्रेम ही जीवन के प्रति वैराग्य के स्थान पर राग अर्थात आकर्षण उत्पन्न कराता है, जबकि दर्शन इसके बिल्कुल विपरीत जीवन से वैराग्य उत्पन्न कराता है। मानव जीवन का केंद्रीय उद्देश्य भले ही मोक्ष हो, परंतु उसमें श्रेय और प्रेय दोनों का समन्वय चाहिए। लौकिक अभ्युदय से ही पारलौकिक निःश्रेयस की प्राप्ति हो सकती है। अतः भावभिना साहित्य मानव अभ्युदय में निस्सार जगत में मिठास अनुभव कराता है। साहित्य की इस रागात्मकता को अवगत करने में एक कथा सहायक सिद्ध होगी। संस्कृत के प्रसिद्ध आख्यानकार बाणभट्ट मृत्युशैया पर पड़े थे। उनका ग्रंथ कादम्बरी अपूर्ण रह गया था। अपनी मृत्यु के पश्चात तो यह लेखन पूर्ण हो, इस अपेक्षा से उन्होंने अपने बड़े पुत्र को बुलाया एवं सम्मुख उपस्थित सूखे वृक्ष का वर्णन करने के लिए कहा। तब बड़े पुत्र ने कहा, शुष्कम काष्ठम तिष्ठत्यग्रे, अर्थात सूखी लकड़ी सामने खड़ी है। तब बाणभट्ट ने अपने छोटे पुत्र को बुलाकर वही करने को कहा। तब छोटे पुत्र ने उत्तर दिया, नीरस तरुवर विलसति पुरतः, अर्थात नीरस वृक्षराज सामने शोभायमान हो रहे हैं। तो कादम्बरी को पूर्ण करने का काम छोटे पुत्र को ही सौंप दिया गया। उपर्युक्त कथा से यह सिद्ध होता है कि दोनों पुत्रों ने एक ही बात कही थी, परंतु बड़े पुत्र ने रुक्षता का परिचय दिया और छोटे पुत्र ने भाव प्रवणता का परिचय दिया। इस भाव प्रवणता के अनुसार उसके मुख से सरस शब्दों का रूप, सुगठित पदावली का निर्माण एवं अलंकृत शैली का व्यवस्थापन हुआ। बड़े पुत्र के मुख से वैराग्य झलकता है तो छोटे पुत्र के वदन से रागात्मकता झलकती है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि रागात्मकता अक्षुण्य साहित्य का अनिवार्य भेदक लक्षण है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। यदि आप इसी प्रकार के वीडियो चाहते हैं तो कृपया करके हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद कीजिए। यदि आपको इस वीडियो में कुछ कम लगता हो या कुछ कहना चाहते हैं तो कृपया करके कमेंट कीजिए, अपनी टिप्पणी लिखिए, इसे फॉरवर्ड कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप हमारे इस जय हिंदी जय नागरी चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियो बार बार मिलते रहें। धन्यवाद। आपका फिर से धन्यवाद। कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।